दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर नए नए इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर नया वीडियो में लेकर आया हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे पंचांग के बारे में। देखिए, काफ़ी लोग इसके बारे में सीखना और समझना चाहते हैं ताकि वो विविध प्रकार के जो मुहूर्त होते हैं, जैसे विवाह मुहूर्त हो गया, गृह प्रवेश का मुहूर्त हो गया, बोरिंग करना है मुहूर्त हो गया, न्यू पूजन है, दुकान खोलना है, या वधू प्रवेश द्विरागमन जैसी चीज़ें हो गई, या कभी यात्रा भी करनी है, तो उन सभी को काफ़ी लोग समझना और सीखना चाहते हैं कि ये मुहूर्त आखिर देखे कैसे जाते हैं, ताकि वो लोगों को सही मुहूर्त बता सकें और ख़ुद भी उसको समझ सकें। लेकिन उनको समझ में ये नहीं आता कि इसकी शुरुआत वो कहाँ से करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। इस थोड़े से टाइम की वीडियो में आपको पंचांग के बारे में मैं सभी चीज़ें बताने का पूरा प्रयास करूँगा कि इससे मुहूर्त कैसे निकालते हैं, और इसके बारे में मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ये पंचांग के पेज में जितनी भी डिटेल दी गई है उसको आपको सारी मैं जानकारी आपको डिलीवर कर सकूं। तो अगर उसमें कोई त्रुटि या कमी रहेगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पेज ले लिया है जो कि पौष शुक्ल पक्ष का महीना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पौष शुक्ल पक्ष लिखा है। और पौष शुक्ल पक्ष में ये अंग्रेजी दिनांक आप देख लेंगे तो अंग्रेजी दिनांक 12 जनवरी से 25 जनवरी तक है, सन 2024 का ये डिटेल दिया गया है। तो मतलब ये 12 जनवरी से लेके 25 जनवरी मतलब 15 दिन का डिटेल इसमें दिया गया है, सन 2024 है। तो अब हम इसको डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं इधर। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पंचांग जो होता है वो हमें 5 अंगों के बारे में बताता है, जिससे 5 अंग कौन से होते हैं, वो वार होती है, तिथि होती है, नक्षत्र होते हैं, करण और योग होते हैं। तो ये जो पहली आप काले बैकग्राउंड में जो आप नंबर देख रहे हैं यहाँ पे 1 से लेके 15 तक ये तिथियाँ दी गई हैं। तो मतलब 1 को हम प्रतिपदा बोलते हैं, 2 को हम द्वितीया, 3 को तृतीया, 4 को चतुर्थी, ये पंचमी हो गई। यहाँ पे षष्ठी तिथि का लोप हो गया है, क्योंकि षष्ठी तिथि की डिटेल एक ही कालम में दी गई है। तो षष्ठी, उसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और यहाँ पे 15 है। चूँकि ये पौष शुक्ल पक्ष का महीना है तो शुक्ल पक्ष को हम यहाँ पे पूर्णिमा बोलते हैं। और अगर यही कृष्ण पक्ष का पेज हम लिए होते एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे जो लिखा होता 30 लिखा होता, तो यहाँ पे हम उसको अमावस्या कंसीडर करते हैं। और ये देखिए, ये वार की डिटेल दी हुई है यहाँ पे। शुक्रवार मतलब प्रतिपदा तिथि को शुक्रवार, द्वितीय तिथि को शनिवार, तृतीया को रविवार, चतुर्थी को चंद्र मतलब सोमवार, पंचमी को मंगलवार। ये सब वार के डिटेल, जो 7 वार होते हैं उनकी डिटेल दी गई है। आगे उसका टाइमिंग दिया गया है। तो ये जो टाइमिंग दोस्तों, आप सदैव के लिए इसको याद कर लीजिए कि यहाँ पे ये जो टाइमिंग दी हुई रहती है, ये इसकी समाप्ति की टाइमिंग दी हुई रहती है। किसकी समाप्ति? वार की समाप्ति नहीं। वार तो सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक, जब तक उसका होरा प्रारंभ नहीं हो जाता है दिन का, तब तक जो है, जब तक अगले दिन का होरा नहीं शुरू हो जाता है तब तक पिछला दिन ही चलता है। लेकिन यहाँ पे जो समाप्ति का टाइम दिया हुआ है वो तिथियों की समाप्ति का टाइम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे प्रतिपदा तिथि का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो प्रतिपदा तिथि दिन में 4:06 पे समाप्त हो जाएगी, मतलब ये समाप्ति का टाइम दिया हुआ है। तो 4:07 पे कौन सी तिथि होगी? 4:06 तक है प्रतिपदा, 4:07 से द्वितीय तिथि का आरंभ हो जाएगा। द्वितीय तिथि कब तक चलेगी? अगले दिन शनिवार को दिन में 2:04 तक द्वितीय तिथि चलेगी। 2:05 से फिर अगले दिन तृतीय तिथि चलने लगेगी और अगले दिन 11:50 तक चलेगी। ये हो गया तिथि का डिटेल। तिथि हम ऐसे देखते हैं कि शुरुआत और अंत उसका हम ऐसे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए चतुर्थी तिथि है, सोमवार दिन है, दिन में 9:30 तक चतुर्थी है। अगर हमको चतुर्थी तिथि में कोई कार्य करना है तो या तो आप 9:30 के पहले कर लीजिए, फिर चतुर्थी तिथि मिलेगी आपको, और या फिर आप एक दिन पहले आ जाइए तो 11:50 मतलब 11:50 पे तृतीया खत्म हो रही, तो 11:51 से आपको चतुर्थी तिथि यहाँ भी संडे को, रविवार को मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगले कॉलम में हम चलते हैं। तो ये है नक्षत्र का कॉलम।
तो देखिए रेवती नक्षत्र है, ये अश्विनी है। तो अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र होता है, 27वां नक्षत्र रेवती होता है। तो मतलब अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। इसमें एक नक्षत्र की डिटेल नहीं दी रहती है जिसका नाम है अभिजीत नक्षत्र, जो कि बहुत छोटा 7-8 घंटे का नक्षत्र होता है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे नहीं दी रहती है। वैसे 27 नक्षत्र होते हैं, अगर उस एक नक्षत्र अभिजीत को भी जोड़ लें तो 28 नक्षत्र हो जाते हैं, लेकिन आपको 27 से ही समझना है, यहाँ 27 नक्षत्र की ही डिटेल दी हुई है। तो ये नक्षत्र, अब मान लीजिए रेवती नक्षत्र का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये कितने बजे ख़त्म हो रही है, तो ये दिन में 7:59 पर रेवती नक्षत्र खत्म हो जा रहा है। तो शुरुआत किसकी हो रही है फिर? अश्विनी नक्षत्र की। वैसे यहाँ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दिन में 11:02। काफ़ी सारे ऐसे कार्य होते हैं जो तिथियों के अकॉर्डिंग होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे कार्य जो नक्षत्र के अकॉर्डिंग होते हैं। तो आपको नक्षत्र का शुरुआत और समाप्ति पता होना चाहिए कि ये नक्षत्र इतने बजे शुरू है, इतने बजे समाप्त है, ताकि आप आगे के मुहूर्त को अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लिखा है, दिन में 11:02 पे ख़त्म हो रहा है। 11:03 से अगला नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद शुरू हो रहा है। उत्तरा भाद्रपद कब तक चलेगा? अगले दिन बुधवार को दिन में 9:26 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी टाइमिंग दी गई हो ये उसकी समाप्ति की टाइमिंग दी गई है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये विषकुंभ आदि 27 योग हैं, तो योग का सेम चीज़ योग का दिया हुआ है। जैसे सिद्ध योग चल रहा है, तो ये सायं 6:58 तक सिद्ध योग है, उसके बाद साध्य शुरू हो जाएगा। साध्य अगले दिन में 4:20 तक चलेगा, उसके बाद 4:21 तक शुभ योग स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हमको किसी चीज़ की, मान लीजिए यहाँ 9वीं तिथि है, दिन शुक्रवार है, अश्विनी सारी चीज़ें हमको मालूम हो गई, लेकिन तारीख कहाँ से देखेंगे? तो तारीख यहाँ पे आप काले बैकग्राउंड में फिर से आ जाएंगे, तो ये अंग लिखा है, अंग्रेजी तारीख है, तो उसके सामने आप देखेंगे। मान लीजिए हमको सप्तमी तिथि बुधवार को देखना है, तो सप्तमी तिथि जो है रात को 2:41 तक है, 2:42 से अष्टमी तिथि लग जाएगी। उस दिन नक्षत्र कौन सा है? उत्तरा भाद्रपद। दिन में 9:26 पे ख़त्म हो जा रहा है, मतलब 9:26 के बाद रेवती नक्षत्र आ जा रहा है। योग कौन सा चल रहा है? तो देखेंगे शिव योग चल रहा है, 9:52 तक रहेगा। तारीख कौन सी रहेगी? 17 तारीख रहेगी। तो ये अंग्रेजी की तारीख की कॉलम है। ये आनंद आदि योग, ये भी 27 योग होते हैं, उनका कॉलम है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए चंद्र राशि प्रवेश का कॉलम दिया गया है, मतलब चंद्रमा किस राशि में है उसका जो है वही राशि उस दिन चलती है। चंद्रमा जिस राशि में होता है उस दिन वही राशि होती है। तो चंद्रमा किस दिन किस राशि में रहेगा? तो मान लीजिए हम 14 तारीख का एग्जाम्पल लेंगे, तो 14 तारीख को देखेंगे तो यहाँ बीच में खाली है। तो खाली का मतलब क्या है कि ये मीन राशि 15 तारीख को आ रही है। मीन राशि 15 तारीख को आ रही है, मतलब 15 के पहले कौन सी राशि रहेगी? कुंभ ही रहेगी। मतलब यहाँ जो खाली है वो यही राशि चल रही है, इसीलिए खाली दिया गया है, यहाँ कोई नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन ये कुंभ राशि ही यहाँ पे चल रही है। मीन राशि कब से शुरू होगी? रात 5:28 से। मतलब जो चंद्रमा का जो राशि प्रवेश मीन में होगा वो रात को 5:28 पे होगा। 5:27 तक जो है वो कुंभ राशि में ही चंद्रमा रहेगा। यहाँ ये डिटेल हो गई। और सूर्योदय का टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है 6:42। तो सूर्योदय सुबह ही होता है, तो उसके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो 6:42 सुबह जो है सूर्योदय होता है, हो रहा है इस दिन 15 तारीख को। और जो है 5:18 पे सूर्यास्त का टाइमिंग दिया गया है। ये अवदयिक स्पष्ट सूर्य दिया गया है, मतलब इसका क्या होता है कि ये 8 नंबर लिखा गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो राशियाँ होती हैं उनके कुछ नंबर अलॉट किए गए हैं। उनको नंबर को आपको सदैव के लिए, हमेशा के लिए याद करना होगा, क्योंकि बिना नंबर के आपको काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी। तो 12 राशियाँ होती हैं, उनके 12 नंबर होते हैं। तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिए या उसको याद कर लीजिए। मेष राशि को, जो मेष राशि पहली राशि होती है और ये लगन भी होता है 1 नंबर। तो जो नंबर मैं राशि के लिए बता रहा हूँ वही नंबर लगन के लिए होगा। तो मेष राशि को 1 नंबर लग्न। वृष राशि को 2 नंबर अलॉट किया गया है। मिथुन राशि 3 नंबर। कर्क राशि को 4 नंबर। सिंह राशि को 5 नंबर। कन्या राशि को 6 नंबर। तुला राशि को 7 नंबर। वृश्चिक राशि को 8 नंबर। धनु राशि को 9 नंबर। मकर राशि को 10 नंबर। कुंभ राशि को 11 नंबर और मीन राशि को 12 नंबर दिया गया है। तो अगर कहीं नंबर दिया गया है तो आपको
समझना है कि वही राशि चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया, अब जैसे यहाँ इस चक्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य 10 नंबर लिखा है, तो मतलब सूर्य 10 नंबर में है। तो 10 नंबर के जब आपको नंबर की राशि नहीं पता रहेगी, लगन नहीं पता रहेगी, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि 10 नंबर क्या लिखा गया है। तो 10 नंबर का मतलब मैंने आपको बताया कि ये मकर है, तो 10 नंबर मतलब सूर्य मकर राशि में इस समय विद्यमान है। ये 9 नंबर मतलब धनु राशि, धनु राशि में मंगल हैं, बुध हैं। इसीलिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ इस बात पर कि आपको राशियों और लग्न का नंबर जो है आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको आसानी हो इन सब चीज़ों में। अगला कॉलम है औदयिक स्पष्ट सूर्य, मतलब सूर्य जो है किस राशि में विद्यमान है और कितने डिग्री के हैं। तो वो सूर्य यहाँ पे 8 लिखा गया है, तो 8 देखिए ज़रूरत पड़ गई फिर से राशि की, नंबर की। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर दिया गया है, तो आपको समझना है कि कौन सी राशि है। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि है, तो मतलब 8 नंबर में सूर्य नहीं है। यहाँ पे 28 अंश 52 कला 13 विकला वो चल चुके हैं, मतलब 8 नंबर में नहीं, 8 नंबर को पार करके चल चुके हैं। देखिए आपको इसको क्रिकेट के हिसाब से समझना है। जो क्रिकेट में जब ओवर चलता है ना, तो मान लीजिए तीसरा ओवर चल रहा है, तो वहाँ पे लिख के आता है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। वो दूसरा ओवर तो नहीं होता है, होता तो तीसरा ओवर होता है, लेकिन हम आप उसको समझने में हमें कठिनाई नहीं होती है। उसी हिसाब से यहाँ भी आपको समझना है कि ये 8 नंबर लिखा है, तो ये 9वां चल रहा है। 9वें में मतलब धनु राशि में, 9 मतलब धनु राशि में 28 डिग्री 52 कला 13 विकला सूर्य विचरण कर चुके हैं। यहाँ पे 9 लिखा है, तो 9 का मतलब धनु राशि होता है, तो धनु में सूर्य नहीं है, धनु से आगे निकल चुके हैं। कितना? मकर में निकल चुके हैं, वो 0 डिग्री 54 कला 54 विकला आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको 1 बढ़ाना है, तब आपको असली राशि मालूम होगी कि किस राशि में वो हैं। 9 नंबर लिखा है तो 10 नंबर, 8 नंबर लिखा है तो 9 नंबर। और यहाँ पे अंश उनके मालूम हो जाएंगे कि अंश जो है कितने अंश पे वो उस राशि में कितने अंश पे हैं, ये डिटेल दी हुई है। उसके बाद आपको यहाँ चंद्र के अस्त होने का समय दिया गया है कि चंद्र किस दिन किस तारीख को कितने बजे अस्त होंगे। आप उस कॉलम में मिला के देख लेंगे कि कौन सा दिन रहेगा, कौन सी तारीख रहेगी जिस दिन चंद्र इतने बजे अस्त होंगे, या चंद्र कि इस तारीख को कितने बजे अस्त होंगे। तो आप इस तारीख पे आएंगे और देखेंगे चंद्र कितने बजे अस्त होंगे। देखिए शुक्ल पक्ष का महीना है, तो यहाँ आपका वो चंद्रास्त का स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है। अगर ये कृष्ण पक्ष का महीना होता तो आपको यहाँ पे चंद्रोदय का समय दिया रहता है, स्टैंडर्ड टाइम चंद्र के उदय होने का समय दिया रहता है। आगे आपको कुछ भद्रा के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे भद्रा कुछ चीज़ों में त्याज्य होती है, जैसे होलिका दहन में, रक्षाबंधन में, इन सब चीज़ों में हम भद्रा को अवॉइड करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है भद्रा रात 10:41 से, मतलब भद्रा रात में 10:41 से शुरू हो जा रही है। अब मान लीजिए इसी बीच रक्षाबंधन हो, तो जो है हमको इस भद्रा को हमें देखना होगा कि ये भद्रा जो है वास्तव में ये भद्रा जो है 3 जगह होती है। वो राशि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि भद्रा कहाँ है। भद्रा देखिए 4 राशियों में वो स्वर्ग लोक में होती है, 4 राशियों में पाताल लोक में, और 4 राशियों में मृत्यु लोक में होती है भद्रा। तो अब इस भद्रा का हम विचार कैसे करेंगे कि ये भद्रा किस लोक में है। तो क्या होता है कि स्वर्ग की भद्रा हो, जैसे एक 2 लाइन इसमें कहा गया है, एक श्लोक है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागमन मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। तो अगर मृत्यु लोक में भद्रा है तो वो सभी कार्य को विनाश करने वाली होती है। तो हम इस भद्रा का कैसे विचार करेंगे कि ये भद्रा किस लोक में है। तो अगर वो स्वर्ग लोक में है तो शुभ होगा हमारे लिए, पाताल में है तो धनागमन के रास्ते खोलेगा, लेकिन मृत्यु लोक की अगर भद्रा है तो वो विनाशिनी है। तो मृत्यु लोक की भद्रा दोस्तों कुंभ, मीन, कर्क और सिंह, ये 4 राशि आप नोट कर लीजिए। कुंभ मतलब 11 नंबर, यहाँ पे आपको नंबर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ, मीन, कर्क और सिंह। कुंभ मतलब 11 नंबर राशि, मीन नंबर 12 नंबर राशि, कर्क मतलब 4, सिंह मतलब 5। तो सूर्य और चंद्रमा की जो एक राशि है कर्क और सिंह, और जो कुंभ मीन मतलब अंतिम की जो 2 राशियाँ हैं 11 और 12, इन 4 राशियों में भद्रा मृत्यु लोक में रहती है। तो भद्रा अब लग रही है रात 10:41 से। उस समय
चंद्रमा किस राशि में है, तो चंद्रमा इस समय कुंभ राशि में है। तो कुंभ में मैंने बताया कि कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में अगर चंद्रमा हो तो भद्रा जो है मृत्यु लोक में रहती है। तो ये भद्रा मृत्यु लोक वाली है, मतलब इसको आपको अवॉइड करना है। इस दिन अगर आपको होलिका दहन करना है, इस दिन अगर आपको रक्षाबंधन करना है, और काफ़ी ऐसे सारे कार्य हैं जो भद्रा में नहीं किए जाने हों, तो इस भद्रा को आपको अवॉइड करना है। या तो इससे पहले करना है या तो इससे बाद में करना है। यहाँ पे देखिए एक मृत्यु बाण आ रहा है, तो मृत्यु बाण के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देना चाहता हूँ कि देखिए सूर्य के गतांश के आधार पर बाण निर्णय होता है। जैसे सूर्य कुछ पर्टिकुलर डिग्री पे होते हैं तो बाण बनता है। जैसे 5 तरह के बाण होते हैं, एक रोग बाण, एक अग्नि बाण, एक नृप बाण, एक चोर बाण और एक मृत्यु बाण। तो मृत्यु बाण जो होता है, मृत्यु बाण को हम विवाह आदि कार्यक्रम में अवॉइड करते हैं, मतलब मृत्यु बाण में हम विवाह नहीं करते हैं। तो जब भी आप विवाह का मुहूर्त देखेंगे तो विशेष रूप से आप मृत्यु बाण का विचार करेंगे कि कहीं मृत्यु बाण तो नहीं है उस दिन। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 जनवरी, तो 17 जनवरी में आप देखेंगे भद्रा मान लीजिए शुरू हो जा रही। भद्रा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भद्रा का विचार कैसे करना है। अब आपको मृत्यु बाण बता देते हैं कि मृत्यु बाण समाप्ति दिन में 8:10 तक, मतलब मृत्यु बाण 8:10 पे समाप्त हो जा रही है। तो मैंने 5 तरह के आपको बाण बताए हैं, तो 4 तरह के बाण आपको बहुत ज़रूरी नहीं होंगे देखने, हालांकि वो भी विचार किए जाते हैं। जैसे घर बनाने में अग्नि बाण का त्याग करना पड़ता है, कोई सरकारी काम करना हो तो उसमें नृप बाण, अगर यात्रा कर रहे हैं तो चोर बाण को अवॉइड करें, दवा या औषधि ले रहे हैं तो उसमें रोग बाण का जो है विचार करें। लेकिन मृत्यु बाण जो है विवाह आदि कर्म में अवॉइड किए जाते हैं। तो मृत्यु बाण समाप्ति दिन में 8:10 पे है। ये मृत्यु बाण कब कब लगती है, तो जब सूर्य 1 डिग्री, 10 डिग्री, 19 डिग्री और 28 डिग्री पे होते हैं किसी भी राशि में। सूर्य जब किसी भी राशि में 1 डिग्री, 10 डिग्री, 19 डिग्री और 28 डिग्री पे होंगे तो मान लीजिए, आप मान के चलिए कि मृत्यु बाण यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है। अगर आप अनुभवी हैं, आपको मालूम है कि सूर्य का अंश अगर इतना होगा तो मृत्यु बाण होगी, तो आप तुरंत देख लेंगे कि मृत्यु बाण की जो है शुरुआत हो रही है। अब यहाँ मृत्यु बाण की समाप्ति दिन में 8:10 है। मृत्यु बाण आरंभ कब हुआ है, दिन में 8:42। उस दिन आप देखेंगे सूर्य की डिग्री तो आपको दिखेगा 1 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 बढ़ाना है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। तो यहाँ पे देखिए 0 लिखा है, लेकिन ये चल रहा है पहला ओवर। क्रिकेट की भाषा में आप समझिए इसको, 0 लिखा है, यहाँ पे चल रहा है पहला ओवर, 0.3 चल रहा है पहला ओवर, तीसरी गेंद। तो वही यहाँ पे हाल है, 0 है लेकिन पहला। तो मैंने बताया आपको 1 डिग्री, 10 डिग्री, 19 डिग्री और 28 डिग्री पे मृत्यु बाण शुरू होता है। और जैसे ही वो डिग्री पार कर जाते हैं, यानी वो देखिए 1 डिग्री तो मतलब 1.1 हो गया, तो मतलब ये दूसरा ओवर चलने लगा, तो यहाँ पे 2 डिग्री के सूर्य हो गए, तो यहाँ पे मृत्यु बाण समाप्ति हो गई। तो इसके हिसाब से, और सूर्य 1 डिग्री रोज चलते हैं तो 1 महीने में 30 डिग्री चलते हैं, तो 1 महीने में वो राशि परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि राशियाँ जो हैं 30 डिग्री की होती हैं और सूर्य 1 डिग्री रोज चलते हैं। तो इस हिसाब से सूर्य एक राशि को पार करने में 1 महीने का वक्त लगाते हैं। और इस हिसाब से 1 डिग्री, 10 डिग्री, 19 डिग्री, 28 डिग्री, मतलब महीने में 4 बार मृत्यु बाण आता है। अब एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ से आपने सूर्य को स्पष्ट कर दिया कि सूर्य किस राशि में है। यहाँ 8 लिखा है तो 9 नंबर राशि में, 9 लिखा है तो 10 नंबर, अगर 10 लिखा है तो 11 नंबर, 11 लिखा है तो 12 नंबर। यहाँ पे इनकी डिग्री लिखी हुई है, मतलब अगर आपको कुंडली वगैरह बना रहे हैं तो सूर्य की अगर आपको डिग्री लिखनी है तो आप जो है राशियाँ लिखेंगे, 8 + 1 9, मतलब धनु राशि जहाँ पे रहेगी कुंडली में, वहाँ 9 नंबर में आप सूर्य को रख देंगे और उनकी डिग्री लिख देंगे 29 डिग्री 53 कला 34 विकला। सूर्य को आपने देख लिया। चंद्रमा तो आप देख ही रहे हैं कि चंद्रमा किस राशि में, कुंभ राशि में रात, यहाँ पे जैसे कुंभ राशि में रात 3:09 पर प्रवेश करेंगे, इसके पहले मकर राशि में रहेंगे 10 नंबर राशि में। चंद्रमा को आपने देख लिया, सूर्य को आपने देख लिया। अब आप विचार कर लीजिए भौमादि ग्रह का। तो यहाँ पे मंगल जो ग्रह हैं, क्षमा कीजिएगा इधर थोड़ा कम दिख रहा है, देखिए अगर हमको मान लीजिए किसी भी तिथि में, मान लीजिए द्वितीय तिथि में हमको देखना है कि मंगल कहाँ किस राशि में है, तो द्वितीय तिथि दिन शनिवार को मंगल 8 नंबर में
11 अंश चल चुके हैं, मतलब वो 9 नंबर राशि में, धनु राशि में मंगल विद्यमान है। तो अगर आप एक सामान्य सारणी यहाँ पे देखेंगे जो बनी हुई रहती है, तो आपको 9 नंबर में मंगल यहाँ बैठे हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये चीज़ें चंद्रमा चूँकि 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर देते हैं, हर दिन वो एक नक्षत्र चलते हैं, इस हिसाब से वो 2.25 दिन में ही एक नक्षत्र चेंज कर देते हैं, सॉरी एक राशि चेंज कर देते हैं 2.25 दिन में। तो इसलिए ये जो है चंद्रमा को यहाँ पे विचार आप नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे ग्रहों का विचार आप यहाँ से लगभग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा एग्जैक्ट डिटेल आपको यहाँ से मालूम पड़ेगी। तो अगर आपको मान लीजिए 2 तारीख शनिवार का हमको विचार करना है एग्जाम्पल के लिए, तो हम देखेंगे यहाँ 8 लिखा है, तो 8 का मतलब +1 9, 9 नंबर मतलब धनु राशि, धनु राशि में मंगल 11 डिग्री 52 कला 32 विकला के हैं। तो हम मंगल के सामने लिखेंगे, मंगल को लिखेंगे 9 नंबर वाले में, क्योंकि 9 नंबर राशि में है, और उनका अंश हम लिखेंगे 11 अंश 52 कला 32 विकला। जब हम बुध को देखेंगे, यहाँ पे मार्गी और वक्री भी दिया रहता है, ये सब चीज़ें आप बाद में समझ लेंगे। मार्गी मतलब सीधी चाल, वक्री मतलब उल्टी चाल। तो बुध को आप देखेंगे 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर मतलब पूरे इस पक्ष में जो है वो 8 नंबर में ही चल रहे हैं। तो 8 मतलब 8 और +1 9 नंबर में, मतलब उसी राशि में जिसमें मंगल है उसी में बुध भी बैठे हुए हैं। देख लीजिए 9 नंबर बुध बैठे हुए हैं 9 नंबर धनु राशि में। उनकी डिग्री अगर आपको लिखनी है तो आप जो है 3 डिग्री 23 कला 34 विकला लिख सकते हैं। गुरु मतलब 0 मतलब 12, तो 12 + 1 1 मेष राशि में, उस समय मेष राशि में 13 डिग्री 5 कला 6 विकला चल चुके हैं। शुक्र मतलब 7 मतलब तुला, तो तुला को पार कर दिए हैं, यहाँ पे +1 करना है, तो 7 + 1 8 हो जाएगा। तो 8वीं नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, वृश्चिक राशि में 23 अंश 24 कला और 44 विकला वो चल चुके हैं। शनि जो है 10 नंबर मकर राशि होती है, तो मकर राशि को पार करके वो कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में 6 डिग्री 13 कला और 6 विकला चल चुके हैं। वहीं राहु की बात करेंगे तो राहु जो है 11 को पार करके 12 मतलब मीन राशि में, 12वीं नंबर राशि में मीन राशि में वो 25 अंश 55 कला 1 विकला चल चुके हैं 12वीं नंबर मीन राशि में। यहाँ पे केतु, अब केतु का भी आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पे केतु का विचार तो दिया नहीं गया है, क्योंकि देखिए राहु को अगर आप कुंडली में कहीं भी रखेंगे, मान लीजिए राहु को हम यहाँ, तो ठीक सामने वो केतु आ जाते हैं। देखिए केतु यहाँ पे है, तो उसके सप्तम भाव में आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7वें भाव में सीधे केतु होते हैं। और डिग्री उनकी इसलिए नहीं दी रहती है, केतु का डिटेल इसलिए नहीं दिया रहता क्योंकि जितने डिग्री के राहु होते हैं ठीक 180 डिग्री पे केतु होते हैं, तो उनकी डिग्री भी सेम होती है। तो जैसे अगर राहु की डिग्री 25 डिग्री है 55 कला है, तो केतु की भी डिग्री 25 अंश और 55 कला ही होगी। अब देखिए काफ़ी सारे ऐसे आपको कभी कभी आप ये सोचते होंगे कि पंडित जी लोग बताते हैं कि इस 1 घंटे के अंदर शुभ मुहूर्त है, तो ये किस आधार पे होता है, तो वो लग्न के आधार पे होता है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कहीं लिखा है बुधवार को मृत्युबाण दिन में 8:10 के बाद उत्तरा भाद्रपद में रे 7 दिन में लग्न 11, तो आप लग्न 11 तिथि 7 का निर्धारण कैसे करेंगे। तो मतलब ये पंचांग हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि लग्न 11 में दिन 7 बुधवार को ये चीज़ें हैं। तो हम आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हम आपको ये मुहूर्त देखना नहीं बता रहे हैं। तिथि 7 को लग्न 11 का हम निर्धारण कैसे करेंगे, को टाइमिंग क्या है। तो देखिए दिन है, तो ये जो ऊपर दिया रहता है ये दिन का टाइमिंग है, दिन, और यहाँ पे रात्रि का टाइमिंग है, तो रात्रि 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 लिखा गया है। तो जब भी हम दिन में लग्न का निर्धारण करते हैं कि कौन सा लग्न किस टाइम से किस टाइम के बीच में चलेगा, तो यहाँ पे लग्न 11 दिया गया था। देखिए फिर राशि और नंबर की आवश्यकता पड़ गई, तो 11 का मतलब आप क्या समझेंगे, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो 11 का नंबर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा जो है राशि है। तो 11 नंबर कुंभ राशि होती है, तो कुंभ राशि को हमको दिन में निर्धारण करना है, कुंभ लग्न का निर्धारण करना है कि, और तिथि कौन सी है, तो सप्तमी तिथि को मैंने देखा था, तो सप्तमी तिथि के नीचे आ जाएंगे। सप्तमी तिथि बुधवार और 11 नंबर यानी कुंभ लग्न का हमको निर्धारण करना है, तो सप्तमी तिथि बुधवार और कुंभ लग्न।
तो यहाँ पे मकर लग्न 8:20 पे ख़त्म हो जा रही है, 8:21 से शुरू हो रहा है कुंभ लग्न और 9:51, मतलब जो शुभ कार्य है वो जिस चीज़ को वो मुहूर्त बताना चाह रहा है वो 8:21 से 9:51 के बीच में इशारा कर रहा है कि इस लग्न में करिए तो ये अच्छा होगा। जैसे दोस्तों लग्न होते हैं ये 3 तरह के लग्न होते हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर जो लग्न होते हैं उसमें हम चलायमान वस्तु करते हैं, वस्तु का जो है मुहूर्त करते हैं। जैसे हम कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो चलायमान वस्तु हो गई, या हम यात्रा कर रहे हैं तो चलायमान हो गया, तो उसको चर लग्न में ही जो है हम प्रीफर करते हैं कि चर लग्न में ही ये कार्य हो। तो चर लग्न कौन कौन से हैं? पहला है मेष, चौथा है कर्क, 7वां है तुला, 10वां है मकर। स्थिर कौन सा है? जैसे स्थिर में हम नींव पूजन कर रहे हैं तो घर तो स्थिर है, गृह प्रवेश कर रहे हैं ताकि हम अपने घर में स्थिरता से रह सकें। तो स्थिर लग्न कौन सा है? वृषभ लग्न मतलब 2 नंबर, सिंह लग्न मतलब 5 नंबर, वृश्चिक मतलब 8 नंबर, कुंभ मतलब 11 नंबर। अब बात करते हैं एक द्विस्वभाव लग्न होता है। द्विस्वभाव कौन सा है? 3, 6, 9 और 12। 3 मतलब मिथुन, 6 मतलब कन्या, 9 मतलब धनु और 12 नंबर मीन। ये द्विस्वभाव है। मतलब अगर आपको चर लग्न की आवश्यकता है और आपको चर लग्न नहीं मिल रहा है तो आप द्विस्वभाव में कर सकते हैं। अगर आपको स्थिर लग्न नहीं मिल रहा है और स्थिर लग्न की आवश्यकता है तो आपको स्थिर लग्न नहीं मिल रहा है तो आप द्विस्वभाव में कर सकते हैं। द्विस्वभाव मतलब दोनों तरह का स्वभाव रखता है, चर भी स्वभाव रखता है और स्थिर भी स्वभाव रखता है। तो इसके बारे में मैंने आपको लगन निकालना बता दिया, एक लगन और निकालना बता दे रहा हूँ। मान लीजिए चतुर्थी तिथि को हमको देखना है, चतुर्थी तिथि को हमको दिन में देखना है कि हमको मेष लग 1 नंबर लगन कहाँ है। तो चतुर्थी तिथि को हमको दिन में देखना है तो मेष लगन यहाँ पे है, मीन लगन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 11:28 पे। तो 11:29 के चतुर्थी तिथि में शुरुआत हो रही है मेष लगन की, जो कि दिन में 1:05 तक चलेगी। तो मतलब 11:29 से 1:05 तक हम मेष लगन यानी पहला नंबर लगन कंसीडर करेंगे। तो इस लगन में अगर कोई भी शुभ कार्य, अगर आपको ये मुहूर्त, अगर ये आपको पंचांग आपको निर्देशित करना चाह रहा है कि आप पहले नंबर के लगन में कोई कार्य कीजिए, तो जो है आप इस लगन का चुनाव करेंगे। तो यहाँ से आप टाइमिंग का निर्धारण कर सकते हैं, लगन का निर्धारण कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ होती है पंचक विचार, कहीं कहीं लिखा रहता है कि पंचक प्रारंभ। आप यहाँ देख रहे हैं पंचक प्रारंभ, तो पंचक में भी काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड करती हैं, जैसे घर बनाने का कार्य हो या लकड़ी से जुड़े कार्य हो, तो इन सब चीज़ों को हम पंचक में अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं, इसको पाँचक भी बोलते हैं। तो यहाँ पाँचक प्रारंभ हो रहा है रात 3:09 पे, तो इसके पहले आप कर सकते हैं। तो पाँचक प्रारंभ वैसे कब होता है आपको मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जब आधा धनिष्ठा नक्षत्र, तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके कॉलम के सामने यहाँ श्रवण नक्षत्र लिखा है, देखिए श्रवण नक्षत्र पंचक प्रारंभ रात 3:09। तो मैंने बताया आधा धनिष्ठा, तो देखिए पंचक जो है श्रवण नक्षत्र दिन में 3:56 तक है। तो एक नक्षत्र 24 घंटे लगभग होता है, पूरा नहीं होता, लगभग होता है। तो जब इसमें हम लगभग 12 घंटे ऐड करेंगे तो ये 12 3 15 मतलब रात के 3 बज के आसपास 12 घंटे ऐड कर रहे हैं, तो यही सेम टाइमिंग रात की आ जाएगी, क्योंकि ये दिन है तो 12 घंटे ऐड करेंगे तो रात हो जाएगा। तो 3:56 मतलब लगभग रात में 3 बजे के आसपास, क्योंकि अब 3:56 दिन के बाद श्रवण नक्षत्र, देखिए श्रवण नक्षत्र दिन में 3:56 तक है, उसके बाद धनिष्ठा शुरू हो जा रहा है। तो आधा धनिष्ठा से रेवती पर्यंत, रेवती मतलब आधा धनिष्ठा से रेवती तक जो है पाँचक रहता है। ये देखिए पंचक समाप्ति, आप रेवती देखिए, रेवती 18 तारीख, पंचक समाप्ति दिन में 7:59 पे। और देखिए रेवती कब खत्म हो रहा है? दिन में 7:59, मतलब आधा धनिष्ठा से पूरा रेवती इन 5 नक्षत्रों में पाँचक या पंचक रहता है। तिथि के बारे में एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, ये प्रतिपदा तिथि से लेके पूर्णिमा तिथि तक, ये तिथि को 5 तिथियों में कैटेगराइज किया गया है। पहली तिथि को नंदा कहते हैं, दूसरी को भद्रा, तीसरी को जया, चौथी को रिक्ता और 5वीं को पूर्णा तिथि। उसी प्रकार से फिर ये क्रम स्टार्ट हो जाता है। षष्ठी तिथि हो जाएगी नंदा, उसके बाद फिर भद्रा, फिर जो है जया, रिक्ता और पूर्णा, फिर उसी हिसाब से ये क्रम चलता रहता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब आप मुहूर्त देखेंगे उन सब चीज़ों में आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी।
एक चीज़ आपको और मैं बता देना चाहता हूँ कि चंद्रमा की दिशा, आपको चंद्रमा की दिशा देखनी आनी चाहिए कि चंद्रमा किस दिशा में जो है। तो यहाँ पे तो वो राशि तो बता रहा है चंद्रमा किस राशि में है, लेकिन दिशा आपको यहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगी। तो देखिए, जब भी मेष राशि में और सिंह राशि में और धनु राशि में चंद्रमा होता है तो चंद्रमा पूर्व दिशा में होता है। वृष राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में चंद्रमा उत्तर दिशा में होता है और मिथुन, तुला, कुंभ में चंद्रमा पश्चिम दिशा की तरफ होता है। तो कुछ चीज़ें जैसे यात्रा मुहूर्त है, हमको यात्रा मुहूर्त अगर देखना है तो यात्रा में ये देखना होता है कि चंद्रमा सामने या दाहिने हो, दाहिने तरफ हो। जैसे हमको पूरब से पश्चिम की तरफ यात्रा करनी है, पूरब से पश्चिम की तरफ यात्रा करनी है और चंद्रमा ऐसे राशि में है, मान लीजिए वृष राशि में है या कन्या में है, मकर में, जो कि दक्षिण है, तो हम पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो बाएं तरफ चंद्रमा हो जाएंगे। तो ये चंद्रमा यात्रा में जो है आपको कष्ट पहुंचाएंगे। तो ऐसे चंद्रमा का हमें त्याज्य करना होता है। हमें चंद्रमा सिर्फ सामने और दाहिने लेके चलना है। वो दिशा पे डिपेंड होता है कि आप किस दिशा की यात्रा करेंगे, उस हिसाब से आप उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आज के वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो में हमने पंचांग के बारे में समझा, नक्षत्र, योग, तिथि, राशि, लगन, सभी चीज़ें लगभग कवर हो गई हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं 24 आवर के अंदर उसका रिप्लाई दे दूंगा। देखिए, कुछ योग जैसे रवि योग होते हैं, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, यमघंट योग या बाकी और कुछ योग होते हैं। अगर इन सब के बारे में आपको जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल में अपलोडेड शॉर्ट्स को देख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। उसके बारे में संपूर्ण डिटेल, पूरी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको, मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। अगर आपने ये वीडियो 2-3 बार देखकर पूरी तरह से तैयार कर लिया तो आप 90% अपना काम कर चुके हैं और 100% मैं ये गारंटी देता हूं कि अगली वीडियो से आप मुहूर्त निकालना सीख जाएंगे। और अगर आपको मुहूर्त देखने के लिए, चाहे वो कोई भी मुहूर्त हो, किसी भी प्रकार का मुहूर्त हो, अगर आपको देखना है और उसके बारे में सीखना है तो आपको किस मुहूर्त के बारे में सीखना है, आप उस मुहूर्त के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं अब उसी कमेंट के आधार पे मैं उस मुहूर्त के बारे में मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को वीडियो, और वो छोटी छोटी वीडियो रहेगी क्योंकि अब इतना टाइम नहीं लगेगा। इतने एक बार पूरा इसको कवर करने में थोड़ा टाइम जरूर लग गया, लेकिन अब जो मुहूर्त के बारे में, अब मुहूर्त मैंने बताया ना कि आप 90% अपना काम कर चुके हैं, सिर्फ 10% और बाकी है। तो 10% के हिसाब से ही टाइम भी लगेगा उसको सीखने में। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।